भारती। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। कैसी हो दीपा? अगर मैं कहूँ कि मैं तो अच्छी हूँ और साथ में ये कहूँ कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा क्यों भाई? किस खुशी में कह रही हो ऐसा? और इसी बात को अगर मैं गुजराती में कहूँ तमे मने खूब ज सुंदर लागे छे। अरे क्या बात है, क्या बात है। और अगर इसी बात को मैं राजस्थानी में कहूँ कि थे मने खूब चोखा लागो जी। बंगाली में कहूँ तो तोमा के हमारो खूब भालो लागछे। ओहो, तो फिर मराठी में भी बोल के बता दो। तुम्ही मला फार आवडते। यानी कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं जी। तो हमें अपने सखी और सखा भी तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे सखी और सखा भी अपनी अपनी भाषाओं में हमें लिखकर बताएं कि हम उन्हें अच्छे लगते हैं या नहीं। इस बात को वो कैसे लिखेंगे तो उनके जो संदेश होंगे वो हम साझा करेंगे। बिल्कुल, उनके संदेश तो हम पढ़ेंगे ही, क्योंकि आज बहुत सारी बातें हैं हमारे पास जिन पर वो लिखना पसंद भी करेंगे। बिल्कुल। एक तो आज है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जी। तो वो बताएं कि वो इस विषय में क्या सोचते हैं और उनकी अपनी भाषा क्या है, उस भाषा में वो अपनी बात कैसे कहते हैं, कैसे बोलते हैं। और अगर वो हमें ये भी लिख के बताएं कि सखी सहेली परिवार हम सब एक हैं, हम सब साथ साथ हैं। ये अगर है, इसको अगर वो अपनी मातृभाषा में लिख के हमें भेजें तो हम अपने बाकी सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहेंगे। वाह, क्या बात है, फिर तो मजा आ जाएगा। हाँ, एक अलग सी महफिल जम जाएगी कि सभी अपनी अपनी भाषा में अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं। तो श्रोताओं तैयार हो जाइए, फटाफट फेसबुक पर जाइए और अपनी बात हमें लिख भेजिए कि हम सब साथ साथ हैं और आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कुमारी कमला पर। जी, ये नृत्यांगना है। हाँ जी, सखी विशेष में इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। और बातचीत की जब बात मातृभाषा की चल रही तो देखिए वो कितनी सुंदर और मीठी होती है। लेकिन ऐसे में ही अगर कटाक्ष में कहीं बातचीत हो जाए तो उसका क्या असर होता है? किरकिरा हो जाता है ना। हाँ, संबंध खराब हो जाते हैं, आपस में दूरियां बन जाती हैं जी, है ना। और बहुत सारे संदेश इसी को लेकर आए हैं जो हम साझा भी करेंगे। और चाहते हैं कि वो भी बताएं हमें कि आपने क्या कहीं किसी को अपने परिवारजनों में, मित्रों में या कहीं कार्य क्षेत्र में देखा है जो बात बात पर ताना मार करते हैं, ताना मारते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो उन्हें दिल में कैसा लगता है? जी, अपने घर परिवार में क्या उन्होंने किसी से ताना सुना है या उन्होंने अपने जीवन में किसी को ताना मारा है? कई बार होता है ना कि परिवार में कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर ताना मार दिया जाता है और सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो आप बताइए ऐसा कोई अनुभव आपके साथ जब आपने किसी को ताना मारा हो और आपके संबंध बिगड़ गए हो, या आपको किसी ने कटाक्ष किया हो, या बात बात पर कोई कटाक्ष करता है जिससे संबंधों में माधुर्य खत्म हो जाता है। जी, और आज चलेंगे साड़ियों की दुनिया में। अरे वाह, आज कौन सी साड़ी मुझे दोगी? आज देंगे पैठनी साड़ी। तो मुझे लगता है इस तरह से तो हम इस सेगमेंट पर आते ही एक साड़ी जब हमें मिलेगी तो हमारे पास हमारे जो अलमारी है उसमें साड़ियों की जो है तादाद बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल जी, है ना। तो आज हम किस पर बात करेंगे? पैठनी साड़ियों पर बात करेंगे। बिल्कुल, तो इसके बारे में भी हमें बताइएगा कि ये साड़ियाँ कैसी हैं, क्या हमारी सखियों के पास ये साड़ियाँ हैं, अगर हैं तो वो इसे कब कब पहनना पसंद करती हैं, किस कलर की साड़ी वो पहनना पसंद करती हैं और सबसे अच्छा कलर उन्हें कौन सा लगता है, इस पर भी चर्चा आज करेंगे। बहुत सारे संदेश आ गए हैं मंदाकिनी जी, देखा आपने जो अपनी अपनी मातृभाषा में कितना प्यारा प्यारा लिखकर भेज रहे हैं। भाई सभी ने लिखना शुरू कर दिया है और ये भी बता दिया है कि भाषा तो एक डोर है जो हमें आपस में एक दूसरे से बांधती है। एक श्रोता लिखते भी हैं कि भाषा वो डोर है जो सभी को एक साथ बांधती है और इसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाते हैं। भाषा मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है। और आप बताइए इन्होंने क्या क्या लिखा है? देखिए बहुत सारे संदेश आए, मैं एक एक करके पढ़ती जाती हूँ। ये गुजराती में है। ये लिखा है, मातृभाषा की शुभकामनाएं। फिर लंबो डागलो मुच्छो वंगड़ी शीरे पगड़ी रती हूँ छेला छबीलो गुजराती। अरे वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक लिखते हैं कि हूँ गुजराती, हूँ गर्वी गुजरातण, गुजराती मारी मातृभाषा,
મારી મધરી મીઠી ગુજરાતી ભાષા પૂરા વિશ્વમાં બોલાય છે. મને ગુજરાતી હોવાનો ગર્વ છે. જય જય ગરવી ગુજરાત. વિશ્વના તમામ નાગરિકોને मातृभाषा दिवस ની बधाई અને शुभकामनाएं. हाँ, आप सभी को भी मातृभाषा की बहुत बहुत शुभकामनाएं. अब ये एक और आया है, सखी सहेली एगो हमार दूसरा परिवार बा और वो परिवार तोहरी जैसन हमारा के निक लागेला. हाँ. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. और ये लिखते हैं, देखिए, अपनी मातृभाषा पर गर्व करो, सम्मान करो, कभी मत भूलो, लेकिन इसके साथ दूसरी भाषा का द्वेष मत करो. मेरी मातृभाषा मेरी आन है, शान है, जान है. इसके साथ मुझे दूसरी भाषा का भी अभिमान है. देखिए कितनी अच्छी बात है. हाँ. अपनी भाषा का भी सम्मान और जो दूसरी भाषाएं, क्योंकि हमारे देश में विविधता ही इतनी है भाषाओं की, लेकिन सबका सम्मान है. एक और मातृभाषा की इसका संदेश पढ़ूं. हाँ बिल्कुल. ये इंदौरी भाषा में. हाँ? ये कह रहे हैं, ओ मैडम और दीदी, हमको आप बहुत बेहतरीन लग रही हैं, बहुत झकास लग रही हैं दीदी जी. और इनका कहना है कि सखी सहेली एगो हमार दूसर परिवार माँ और वो परिवार तोहरी जैसन हमरा के नीक लागेला. क्या बात. और एक और है, सखी सहेली हमारा जीवन नु अभिमान अंग छे. और इन्होंने लिखा है कि देशाची सुरेली तान विविध भारतीच्या सर्व श्रोत्यांना नमस्कार. मला विविध भारतीचे सर्व कार्यक्रम आवडतात. विशेषतः सखी सहेली ज्यात आम्हाला आमचे मत फेसबुकवर मांडता येते. क्या बात है, बहुत सुंदर. तो अब एक और है, ये भी पढ़ देते हैं. अगर कहे कि हव ते इहे कहब की ईगो ई गुलिस्ता हमारा और इहो ही हो. वाह, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है. आपने अपनी अपनी भाषा में ये बात लिखी है कि हम अपनी मातृभाषा से, अपने देश से हम सब प्रेम करते हैं और हम सब साथ साथ हैं. जी बिल्कुल सही कहा. कि कहते भी हैं दीपा कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल होए. जी. हम और जिस भी घर धर्म में पैदा होते हैं, वहाँ की जो बोली बोली जाती है उसमें अपने आप को हम कितने अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाते हैं, ये हमें जानना चाहिए. बिल्कुल. और जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं ना मंदाकिनी जी, या बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा, हम सब ने ही ये चीज़ महसूस की है कि हम जो भी व्यक्त करना चाहते हैं ना, उस वक्त हम अपनी मातृभाषा में ही करते हैं, है ना. बहुत अधिक गुस्सा आ गया या बहुत खुश हो गए, तो हमारे मुंह से वो जो हमारे घर में बोली जाती है वही बोली हम बोलते हैं. और यही है हमारी भाषा की सुंदरता. जी, है ना. और आज जैसा कि हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रहे हैं, हर साल 21 फरवरी के दिन ये मनाया जाता है. और इस दिन को मनाने की शुरुआत बांग्लादेश द्वारा की गई थी और साल 1999 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने इस पर हामी भर दी थी. इसके बाद से 21 फरवरी 2000 से ये दिन विश्व भर में मनाया जाने लगा. बिल्कुल. और वक्त का कुछ ऐसा फेर बदला कि हम बड़े शहरों में रहने लगे और काम काज में जो भाषा की आवश्यकता होती है हम उसको ही अपनाने लगे हैं. ऐसे में अपनी मातृभाषा का संरक्षण होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस दिन का महत्व है. बिल्कुल. और हमारे देश में तो भाषाओं की बहुत ही सुंदर विविधता है. हर प्रांत, हर क्षेत्र में हम अपनी बोली बोलते हैं, उसकी अपनी एक मिठास है. बिल्कुल. दीपा जी. एक ये संदेश आया है कि मातृभाषा मेरे सारे जग को भाती है, वही मेरी श्रेष्ठ भाषा हिंदी भाषा है, वही मेरी मातृभाषा हिंदी भाषा है, वही मेरी सृजन भाषा हिंदी भाषा है. आप सभी को आज यानी मातृभाषा दिवस पर शुभकामनाएं. जी बिल्कुल. एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है. दुनिया भर के कई देशों, राज्यों, कस्बों और क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. कहीं धार्मिक भाषा का अंदाज अलग है तो कहीं बातचीत का लहजा अलग है, लेकिन इसके बावजूद हर भाषा लोगों से संवाद करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है. भाषा एक डोर है जो सभी को एक साथ बांधती है और इस बंधन को मजबूत करने के लिए आज का दिन चुना गया है. इसका अर्थ है कि हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करें. जी. अच्छा, एक बड़ा मजाकिया सा ये संदेश है. ये लिख रहे हैं कि मैं बंगाली हूँ और मेरी जो पत्नी है वो मराठी है, तो लड़कियां आती हूँ को मराठी में आले बोलते हैं. मैं उसको सुनता था और मैं भी आले बोलने लगा, तो सब हंसते थे और कहने लगे कि भाई अगर आने के लिए जब लड़कियां बोलती है ना कि मैं आती हूँ, तो वो बोलती है आले आले. हाँ. लेकिन अगर जब लड़का है तो वो बोलता है आलो, तो मी आलो. तो इस तरीके से ये जो दो भाषाओं वाले परिवार में अगर ऐसा मेल हो जाता है तो कुछ इस तरह की भी बड़ी दिलचस्प घटनाएं हो जाती है ना. लेकिन उन्होंने उस भाषा को सीखने की कोशिश की. सबसे बड़ी बात ये है कि ठीक है उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो भेद था वो नहीं समझ पाए, लेकिन एक भाषा का सम्मान करना, भाषा से प्रेम करना, किसी दूसरी भाषा को अपनाना,
उसको समझने का प्रयास करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। तो भाई दीपा, अगर हम अपनी बात मीठे तरीके से कहते हैं, अपनी मातृभाषा को अपनाते हैं और दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो एक जो हमारा मस्तक है वो गर्व से ऊंचा उठ जाता है कि हम अपनी मातृभाषा का कितना सम्मान करते हैं। एक संदेश बस ये पढ़ना चाहती हूँ, बहुत सारे आए हैं, एक ही पढ़ना चाहती हूँ। हमारा सहयात्री अटूट आमोदर मानसिक बंधन, यानी कि हम साथ साथ हैं, इसका उन्होंने बंगाली में अनुवाद करके हमें भेजा। और एक राजस्थानी में आता है कि थे मोने घना हखरा लागो हो हैन मैं हैंगी थोड़े भेड़ा हो। ये ठेठ मारवाड़ी मातृभाषा में लिखा गया है। और वहीं एक राजस्थानी में और आता है कि माने घना पूठरा लागो साथ, माने घना पूठरा लागो साथ। बहुत सुंदर। एक और है की तुम्ही दोघी आणि सगळ्या मैत्रिण्या मला खूप खूप आवडता, या सखी सहेली मंचावर आपण एकमेकींच्या सवे हातात हात घेऊन अगदी आनंदात असतो, सुख दुःखाचा गोष्टी करतो। अरे वाह, क्या बात है। यानी सब अपनी अपनी भाषा में, मातृभाषा में अपनी अभिव्यक्ति से आज हमें कह रहे हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है कि सब अपनी अपनी भाषा में अपनी बात कहना पसंद कर रहे हैं, कि हम सब साथ साथ हैं और हमें आप बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए, अच्छे लगने की बात पर मुझे याद आया कि कुछ लोगों ने अपने जीवन में इतना शानदार काम किया है दीपा, कि वो दुनिया भर की नजरों में रहते हैं वो लोग। जी बिल्कुल। जैसे भाषा एक अभिव्यक्ति है, वैसे ही नृत्य एक अभिव्यक्ति है अपनी भाव को दर्शाने का। हाँ। तो इसी तरह से कुमारी कमला वो नृत्यांगना है जिनके कारण शास्त्रीय नृत्य को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी मंदाकिनी जी बहुत पहचान मिली। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए हम सखी विशेष में उन महिलाओं को लेकर आते हैं जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान कायम की हो और देश का नाम ऊंचा किया हो। तो कुमारी कमला उन्हीं महिलाओं में से एक है। जी। एक बाल कलाकार के रूप में अपने काम को आरंभ करने के पश्चात 100 से अधिक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में आपने काम किया है। जी। आपका जन्म 1934 में तमिलनाडु में हुआ। बहुत ही कम उम्र में आपने कथक और भरतनाट्यम इन दोनों शैलियों में शिक्षा लेनी शुरू की और इसके साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी आपने ग्रहण की। और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उस समय के प्रसिद्ध तमिल फिल्म निर्देशक A.N. कल्याण सुंदरम अय्यर ने आपकी प्रतिभा को पहचाना और अपनी फिल्मों में काम करने का मौका दिया। 1938 में ब्लीबर संघम, रामा नामा महिमा इन फिल्मों से उन्हें एक पहचान मिली और आप कमला के नाम से प्रसिद्ध होती चली गई। बिल्कुल। कुमारी कमला के नृत्य प्रतिभा को अन्य जो दूसरे भी निर्माता थे उन्होंने पहचाना और फिर बॉम्बे, जो उस वक्त बॉम्बे, आज का मुंबई उस वक्त बॉम्बे कहलाता था, काम करने के लिए भी उन्हें बुलाया गया। जैसे 1938 में जेलर, 1943 में किस्मत और राम राज्य, इन फिल्मों में आपने काम किया है। बिल्कुल। और 1944 में तमिल फिल्म जगतल प्रतापन और फिर 1945 में श्रीवल्ली नाम की फिल्म में दोहरी भूमिका निभाई उन्होंने और मीरा में कृष्ण की भूमिका नाम था इरुवर। तो ये वो फिल्में थी जिसने तमिल सिनेमा पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और कहते हैं कि इस फिल्म को सांस्कृतिक क्रांति के रूप में माना जाता था। जी बिल्कुल। 1953 में कमला को रानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह के दौरान प्रदर्शन करने के लिए भी उन्हें आमंत्रित किया गया था। 1950 में उन्होंने चीन और जापान में भी प्रदर्शन किया और 1970 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के जो पुरस्कार है हमारा पद्म भूषण, उससे भी सम्मानित किया है। तो 1975 की बात अगर हम करें तो ब्रांता प्रोफेसरशिप से सम्मानित होने के बाद कोलगेट विश्वविद्यालय में 2 कार्यकालों के लिए भी उन्होंने नृत्य की शिक्षा दी। और 1980 में कमला स्थायी रूप से न्यूयॉर्क चली गईं और शास्त्रीय नृत्य वहाँ उन्होंने सिखाना आरंभ कर दिया। उन्होंने लॉन्ग आइलैंड में एक नृत्य विद्यालय की स्थापना भी की और 2010 में उन्होंने कला में उनके योगदान के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए। जी। और जैसे पुरस्कार की तो लंबी उनकी लिस्ट है। जैसे 67 में उन्हें मिली कलैमामणि मणि, ये उन्हें पुरस्कार मिला और बाद में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त है। जैसे अभी आपने बताया पद्म भूषण उन्हें प्राप्त है। कोलगेट विश्वविद्यालय से ब्रांता प्रोफेसरशिप, श्रुति फाउंडेशन की ओर से ई कृष्ण अय्यर पदक, ये उन्हें प्राप्त है। और मद्रास संगीत अकादमी से प्लैटिनम जुबली पुरस्कार उन्हें मिला। राष्ट्रीय विरासत फेलोशिप, ये पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। साथ ही चौथे सेंट लुइस इंडियन डांस फेस्टिवल में सूर्या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। जी। उनकी फिल्मों की भी एक बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी फेहरिस्त है। जैसे कुछ खास नाम है: राम नाम महिमा, कंचन, चांदनी,
किस्मत, राम राज्य, जगतल प्रतापन, ए मगन, एकम वंदन, ये ऐसी इनकी कुछ खास फिल्में हैं। देखिए इतने सारे संदेश आ रहे हैं जो अपनी मातृभाषा में लिख रहे हैं और इतना प्यारा लिख रहे हैं, हम रोक नहीं सकते अपने आप को। एक मैसेज आया है बुंदेलखंडी में। ये कहती हैं कि आप सबोई को हमारी राम राम, हमारे घर में हमारे सब जने मिलके रोज सखी सहेली सुनत हैं, बहुत ही अच्छो लगत है। सब जनों को अपनी अपनी मातृभाषा में खूब बतकाओ करो चाहिए, जिससे सब बोलियों को प्रचार प्रसार होवे। अब हम चाहते हैं कि आपो रे भी बुंदेलखंडी बोली को कोनी एक गीत सुनावा दो तो बहुत ही मजा आए। तो जी कोशिश करेंगे कि कभी इस भाषा में भी हम कोई गीत सुनाए, आपको सुनाए। बिल्कुल। और एक श्रोता लिख रही हैं कि आज मैं कुछ अलग ढंग से ही मातृभाषा दिवस मना रही हूँ, क्योंकि आपके इस कार्यक्रम में विभिन्न भाषा भाषी सहयात्रियों के विभिन्न भाषाओं में उनकी बातें सुन रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए दीपा, ये इन्होंने लिखा है थोड़ा सा भोजपुरी भाषा में। जी। लिखती है कि गोड़ लागत बानी, गोड़ लगई थी, गोड़ लगई छी। ये हमारी बिहार में बोली जाने वाली आंचलिक भाषा भोजपुरी, मगही और मैथिली में चरण स्पर्श को बोला जाता है। मुझे भी अपनी मातृभाषा भोजपुरी बेहद पसंद है। ससुराल में बज्जिका बोला जाता है, पर मैं नहीं बोल पाई। मेरे घर में हिंदी में ही बात करती हूँ। आज भी अपने भाई बहनों के साथ हम इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। और लिखती हैं कि सब लोग के निहोरा बा सखी सहेली में। एक मैसेज और है कि हमें तो सखी सहेली बहुत नीको लगत, हमें तो बुनसारे में संजा तक जो ही सुनत रही, खुश रहो सौभाग्यवती रहो। ये बुंदेलखंडी में इस तरह में बोला लिख रही है। तो देखिए हम अपनी भाषा से कितना प्रेम करते हैं जी। और हर हमारा साथी लिखने के लिए उत्सुक है कि हम हमारी जो हमने उन्हें बात कही थी कि इस वाक्य को आप अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए उतावले हैं। और स्वागत है, आप लिखते रहिए। कार्यक्रम में अभी बहुत वक्त है हमारे पास। हाँ बिल्कुल। और आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे हम उसे शामिल करते जाएंगे। और अब हम चलते हैं, आप मेरे लिए कुछ लेके आई थी ना? हाँ, मैंने कहा था ना पैठणी साड़ी आपके लिए उपहार स्वरूप गिफ्ट, मतलब तो ये आपका गिफ्ट। अरे वाह, यानी मेरे लिए गिफ्ट लाई थी ना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लगा आप अपने लिए लाई है। नहीं, आपको बताया था ना कि आप ही के लिए लेकर आई पैठणी साड़ी। जब तक आप मेरे हाथ में नहीं दे देंगी मैं कैसे समझ लूंगी कि ये उपहार आप मुझे दे रही हैं? लाई दीजिए। बिल्कुल, ये लीजिए। लाई। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर है दीपा। यही तो खासियत है पैठणी की, एक बार जिसने इसे पहन लिया वो कभी छोड़ता नहीं। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी है। और ये तुमने पिंक रंग क्यों चुना है, गुलाबी रंग? क्योंकि आप पर बहुत फपता है। और इसमें जो ये जो पल्लू तो बताएंगे ही। हाँ? ये जो पूरी साड़ी का जो पादर है, हाँ? देखिए इसमें जो बॉडी है इसमें कितना सुंदर रेशम के बूटे बने, बहुत सुंदर। ये सब हाथ से बने हैं। जो बॉर्डर है, ये जरी की जो बॉर्डर है, इसमें जो ये तोते का और ये बेल बूटों का काम है, ये भी हाथ से किया है। ये बिल्कुल क्लासिक लग रही है साड़ी तो। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आप पूरी साड़ी खोलेंगे और इसका पल्ला देखेंगी, तब आप हमें याद करिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी। क्या बात है। तो आपने मुझे पैठणी साड़ी दी है और मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि आप भी कोशिश करें इस साड़ी को देखने की, खरीदने की और इसके बारे में जानने की कि आखिर साड़ियों की दुनिया में पैठणी साड़ी क्या मायने रखती है। इसके बहुत मायने हैं क्योंकि इसका इतिहास 2000 साल से भी पुराना है। अच्छा। जी, ये एक 6 यार्ड का कपड़ा नहीं कह सकते इसको, बल्कि जरी और इसकी सुंदरता, रंगों के मेल की एक अद्भुत कहानी कहलाती। हाँ, तो जाहिर है कि आज हम जिस साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस साड़ी की बुनाई के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है महाराष्ट्र की प्रसिद्ध पैठणी साड़ियाँ। और साड़ियों के प्रति महिलाओं का प्रेम तो सदियों से चला आ रहा है। कभी मन भरता ही नहीं है कि भाई आप मुझे जितनी भी साड़ी दे मैं रख लूंगी। ये नहीं कहूंगी कि नहीं नहीं मेरे पास तो बहुत साड़ियां हैं। तो ठीक है, अगले हफ्ते फिर एक और कोई गिफ्ट। क्या बात है। तो ये हमारी परंपरा के रूप में हमने अपनी माताओं से मिला होता है। बिल्कुल। और हम इसे बड़ा संभाल कर भी रखती हैं साड़ियों को। और जो हम बात कर रहे थे ना, इसका इतिहास 2000 साल पुराना है। तो ये महाराष्ट्र स्थित औरंगाबाद के पैठण नगर में पैठणी साड़ी का निर्माण होना शुरू हुआ था। अच्छा, जब इतिहास कहता है कि पैठणी साड़ी की जो उत्पत्ति है वो सातवाहन राजवंश के दौरान हुई थी। और जैसे हमारा देश प्राचीन काल से ही अपने हथकरघा और कपड़ा बुनाई उद्योग के लिए जाना जाता है, तो जब दूसरी शताब्दी में जब रोमन व्यापारियों के साथ हम लोग व्यापार करते थे, उस समय ये कपड़ा विशेष रूप से ये जो रेशम का और मलमल का कपड़ा ऐसा था जिसको रंगा भी जा सकता था, इस पे कढ़ाई भी की जा सकती थी। तो वहाँ उस वक्त ये उत्पत्ति पैठण से हुई थी। और पैठणी तो एक ऐसा
ऐसा ये हथकरघा खजाना है जो पूरी तरह से रेशम और जरी, ये जो जरी है ये सोने या चांदी के धागे से बनी हुई होती थी उस वक्त। आज तो बहुत महंगी हो गई है, हालांकि बनती है, अब भी बनती है, बहुत महंगी वो वाली साड़ियां होती हैं, लेकिन उस वक्त ये असल सोने और चांदी के धागों से बनी होती थी। जी। तो पैठण जो है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही एक समृद्ध व्यापार और कपड़ा शहर रहा है। हालांकि पैठणी शिल्प वास्तव में 17वीं शताब्दी में फला फूला और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने चरम पर पहुंच गया। निजामों के दौर में और पेशवा साम्राज्य काल में पैठणी को अत्यंत ही समृद्धि भी मिली थी। जी। और पैठनी सोने और चांदी की जरी वाली एक शुद्ध रेशमी साड़ी है जिसका उद्गम यादवों के ब्रोकेट से हुआ जो पैठण से मंगाए जाते थे। इन ब्रोकेट के कई इतिहास भी हमें मिलते हैं, जैसे जिसमें गंगा वर्णी यानी गंगा की छाया में इस तरह का कुछ डिजाइन होता है। बोरा जेल बोलते हैं जिसमें फूलों की टहनियों के साथ ब्रोकेट होता है, और एक माल गांधी होता है जो उस समय यादव साम्राज्य में लोकप्रिय एक बनावट वाला ये कपड़ा शामिल होता था। बिल्कुल। और पारंपरिक पैठणी की बात करें तो पारंपरिक पैठणी जो साड़ी है वो शुद्ध रेशम से हाथ से बनाई जाती है और पारंपरिक रंगों में रंगी जाती है। तो रेशम जो मूल रूप से बेंगलोर या मैसूर से मंगाया जाता था, और जरी गुजरात के विभिन्न स्थान जैसे कि सूरत से मंगाई जाती थी विशेष रूप से। तो रेशम और जरी की तैयारी, रंगाई और बुनाई सभी काम पैठण में किए जाते थे। और पैठणी को इस तरह से हम समझ सकते हैं जैसा कि अब आप समझाने भी वाली हैं। जैसे एक बॉडी यानी कि पूरी जो उसका अंग जो हुआ साड़ी का, तो ये सादा या सजा हुआ कपड़ा कहता है इसको, और छोटी छोटी बूटियों के साथ रेशम से बुना हुआ था। जैसे आपकी साड़ी में देखिए बीच बीच में लग रहा है ये बूटियां दिख रही हैं। अलग अलग डिजाइन की ये हो सकती है। साड़ी की कुल लंबाई 6 वारी हो सकती है या 9 वारी भी हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र की खासियत है ना ये साड़ी, तो यहाँ पे 9 वारी साड़ी भी पहनी जाती है, जिसमें एक वार के कपड़े के 1 गज के बराबर होता है, यानी 1 मीटर का आप बोल लीजिए। और इसमें आम पैठणी की लंबाई 6 गज या 9 गज होती है। और जो किनारे की बात अगर हम करें, जिसे हम काठ कहते हैं, तो साड़ी का जो किनारा है वो जरी से बना होता है। अभी आपने जो मुझे साड़ी दी, इसकी जरी देखो कितनी सुंदर है। बिल्कुल है ना। हाँ। बहुत ही खूबसूरत किनारा है इसका। ये इसलिए होता है दीपा, ताकि कपड़े को मजबूती मिले और किनारों को घिसने और फटने से भी हम बचा सकते हैं। तो इसे काठ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो काठ है वो पारंपरिक रूपांकनों से सजाया जाता है। और बुनकर के कौशल और साड़ी के लिए चुने गए डिजाइन के आधार पर इसकी मोटाई 2 इंच से लेकर 12 इंच तक होती है। और काठ साड़ी के दोनों किनारों पर होता है। बिल्कुल। और फिर होता है पल्लू यानी पदर। पदर की अपनी अनूठी डिज़ाइन होती है। इसमें आमतौर पर मोर, फूल, पत्तियां, अलग अलग तरह की आकृतियां होती है, और साड़ी के एक छोर पर जटिल रूप से बनी हुई जरी की लगभग 24 से 36 इंच तक की भी इसमें लंबाई हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले रंग हैं, जैसे कि गहरा पीला हल्दी की जड़ से प्राप्त जो किया जाता है, और हल्का पीला गेंदे के फूल की पंखुड़ियों से प्राप्त किया जाता है। तो गहरा पीला और नारंगी रंग जो है पापड़ खार यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और कपिला यानी मेलोटस फिलिपेंसिस पाउडर से प्राप्त किया जाता है। साथ ही कच्ची हिरवा या बोतल हरा रंग गुलमोहर की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, और केसर को हल्दी और नोनी के पौधे के साथ मिलाकर गहरे आम के पीले रंग का भी रंग बना दिया जाता है, जिसमें फिटकरी को रंग द्रव्य के रूप में मिलाया जाता है, और लेवेंडर और नीले रंग के शेड, इंडिगो को लाल और काले जैसे कई अन्य रंगों के साथ मिलाकर भी बनाया जाता है। तो गहरे लाल, मैजेंटा रंग और अकेशिया, अरबिका और अरेबिका जो कटेचू पेड़ है उनके हिस्सों से ये प्राप्त किए जाते हैं। यानी बहुत गहरी प्रक्रिया है, बहुत गहरी, बहुत। जी हाँ। तो दीपा, हम बात कर रहे थे पैठणी साड़ी पर। और अगर आज की बात करें, आज के परिदृश्य में, तो इस्तेमाल किए जाने वाले रंग जो है वो केमिकल बेस्ड यानी रासायनिक रंग है, जो रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। और ये रासायनिक रंगों की वजह से अब हमें कई शेड्स की साड़ियां मिल जाती है, शेडेड भी मिल जाती है। हाँ। जो हम धूप छांव बोलते हैं ना, 2 अलग अलग रंग में भी हमें मिल जाती है। हाँ। जी। एक पैठणी साड़ी को अगर हाथ से ही बुना जाए तो बनाने के लिए 4 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है, और इसमें कई तरह की प्रक्रिया शामिल है। आज बाजार में पावरलूम पैठणियों से भरा हुआ है। उसका निर्माण इस वजह से ही बहुत आसान और तेज हो गया है, और हर एक पैठणी के निर्माण में 5 से 6 घंटे ही लगते हैं। डिजाइन को कंप्यूटर में डाला जाता है और पावरलूम में डिजाइन की नकल करने की क्षमता होती है। असल पैठणी में कई विशिष्ट संकेत होते हैं जो इसे पैठण से हथकरघा पैठणी के रूप में पहचान सकते हैं हम, जैसे रूपांकनों की बारीकी को देखना, कपड़े और जरी की जांच करना, साड़ी में कोई दोष है ताने को देखना। और कोई भी 2 पैठणी साड़ियाँ बिल्कुल
एक जैसी बिल्कुल आपको कभी नहीं मिलेगी। अच्छा जी, क्योंकि अलग अलग तरीके से ये बुनी जाती है और उसमें अलग अलग और अनोखे रूपांकन होते हैं। हालांकि पावरलूम साड़ियाँ समान होती हैं और निर्माण में आसानी के कारण इन पैठनियों की कीमत बहुत कम हो गई है जो पावरलूम से बनती है उनकी। और इनकी रेंज आप यूं कहिए कि 1500 रुपए से लेकर 10,000 के बीच तक हो सकती है। लेकिन हाथ से बनी पैठनी की जो कीमत है वो लाखों रुपए में जाती है। जो हाथ क्योंकि देखिए ना, अगर साल भर में कोई साड़ी बनेगी तो स्वाभाविक है कि उसका जो मूल्य है वो भी ज्यादा ही होगा। और हथकरघा साड़ियों के सामने समस्या ये होती है दीपा कि चूंकि कीमत बहुत अधिक है, इसलिए प्रामाणिक हथकरघा पैठनी की मांग कम हो गई है। और ये बात भी सच है कि पैठनी साड़ियाँ महाराष्ट्रियन दुल्हन की पहली पसंद होती हैं। जी हाँ, हथकरघा से बनी है साड़ियाँ महंगी जरूर होती हैं, लेकिन आपके धरोहर का एक रूप बन जाती है और इस धरोहर को हम सबको संजोने की आवश्यकता है। बिल्कुल, है ना जी। तो अब हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं? हाँ, एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम सुन नहीं पाए क्या लिखना है अपनी भाषा में। जी देखिए, आप अपनी भाषा में जो लिखना चाहें लिखिए, लेकिन हमने उस शुरू में पूछा था कि आप ये लिख दीजिए कि हम सब साथ साथ हैं। हाँ। ये सखी सहेली परिवार हम सब साथ हैं। हाँ। तो अगर आप चाहें तो इसे आप अपनी भाषा में अनुवाद करके भेजिए, या आप जो चाहती हैं वो आप लिखकर भेजिए। एक प्यार भरी जो पाती है वो हमें लिख सकती हैं। जी। और एक बात और मैं कहना चाह रही थी कि अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है तंज कसने पर। हाँ, है ना, कि बातों को किस तरह से लोग घुमा फिरा कर कहते हैं, कटाक्ष करके कहते हैं। हाँ। तो हम अपने श्रोताओं का इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी बात लिखते हैं कि कैसे उनके जीवन में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कटाक्ष करते हैं, या उनके जीवन में इससे क्या बदलाव आया, संबंधों में बिखराहट आई, संबंध और मजबूत हुए, किसी को समझने में कटाक्ष क्या भूमिका निभाते हैं। ये सभी बातें हमारे श्रोता हमें लिख सकते हैं। जी हाँ, तो दीपा अब हम आते हैं कटाक्ष पर। जी बिल्कुल। आपकी जिंदगी में हुआ है ऐसा कभी कि आपको किसी ने कटाक्ष किया है, ताना मारा है? हाँ, हुआ है। और उसमें उस वक्त के लिए ऐसा लगता है कि रिश्ते थोड़े से उसमें कड़वाहट आ जाती है। हाँ। लेकिन क्योंकि जिन्होंने मारा है वो अपने ही होते हैं तो हमें फिर उनसे हम बना लेते हैं या भूल जाते हैं। वक्त के साथ फिर वो बातें हम भूल जाते हैं। लेकिन कभी अगर उस तरह की कोई सुनने में आ जाती बात तो वो अपने पे घटी बात याद है कि उसने हमें ऐसे ही तंज मारा था। जी, हमारे आपने मुझसे पूछा, आप बताइए। हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। आज भी होता है। बिल्कुल, कटाक्ष आ जाते हैं कई बार और तंज भी मारते हैं लोग। तो ये सब चीजें आपकी जिंदगी में चलती हैं, लेकिन इन्हें भूल कर आगे ही बढ़ना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि हल्के फुल्के अंदाज में हंसी मजाक में अस्पष्ट आलोचना करना ही व्यंग्य है, तो वहीं तंज कसना, कटाक्ष करना और ताना मारना लगभग एक समान होते हैं। फिर भी किसी के अशोभनीय व्यवहार पर उन्हें थोड़ा लज्जित करने के लिए कटु शब्दों में कही गई इसी बात को कटाक्ष कहा जा सकता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसे लोग बहुत ही ऊंचे आईक्यू वाले होते हैं, मूर्ख इन्हें और ये मूर्खों को झेल नहीं पाते। मूर्ख को तो कोई बात पसंद ना आए वो सीधा कह देगा, लेकिन ये लोग बुद्धिमान होते हैं, इसे सीधे ने कहकर कटाक्ष से इशारा दे देते हैं कि बेटा अब भी संभल जा, नहीं तो इसके आगे तेरी बेइज्जती हो सकती है। ये अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे होते हैं, लेकिन मोटे दिमाग के लोग इनका एहसान मानने की बजाय इन्हें खार खाने लगते हैं। हाँ, देखिए, एक और कटाक्ष के अर्थ में एक आया है कि किसी को कटु शब्द में व्यंग करना या ताना मारना, कटाक्ष, तंज या ताना कहकर किसी को दुखी, लज्जित या खिन्न किया जाता है। अच्छा, उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं इसमें कि दिल खुश हुआ है मस्जिद वीरा को देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है, बात तक करनी न आती थी तुम्हें, ये हमारे सामने की बात है। और साथ साथ घूमते हैं हम दोनों रात भर, लोग मुझे आवाराओं से चांद कहते हैं। तो देखिए जी, एक ने लिखा है कि जो हमने अपनी अपनी भाषा में लोगों से विचार मांगे थे, वो कहते हैं कि वैसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, थोड़ी थोड़ी भाषा में हम सभी चीजें समझ पाते हैं, और लेकिन आपने जो ये कार्यक्रम में सभी की भाषा में अपनी अपनी बात कहलवाई है, ये इन्हें थोड़ा अच्छी लगी है। और मलयाली भाषा में भी किसी ने लिखा है और सिंधी भाषा में भी अपनी बात कही गई है, जी, है ना? जी। लेकिन एक श्रोता लिखते हैं कि कटाक्ष में बातचीत की बात हम करते हैं तो भाई समाज में ऐसे भी लोगों से सामना होना स्वाभाविक है, किंतु ये उचित बातचीत का तरीका नहीं है। फिर भी ऐसे लोगों के साथ रहते रहते उनकी भाषा में बातचीत करने पड़ता ही है, ताकि जैसे को तैसा जवाब मिल सके और सामने वाला अपने सामने वाले को कमजोर नहीं समझ सके। फिर व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये आवश्यक भी है, वैसे ऐसे लोगों से बच के रहना ही उचित होता है। जी, एक और संदेश है कि मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है, कुछ भी बोलेंगे तो जहर बुझा तीर
ही छोड़ेंगे और वह कटाक्ष आपके अंदर तक तिल मिला देता है। कटाक्ष वही लोग बोलते हैं जो अंदर से कमज़ोर होते हैं, उन्हें आत्मविश्वास की कमी रहती है, या जो अभिमानी होते हैं वो अपने अहम में बोलते हैं। ना मैं कटाक्ष किसी को बोलती हूँ और ना ही सुनना पसंद करती हूँ, क्योंकि शब्दों के घाव बड़े गंभीर होते हैं। और देखिए ना, ये कहती हैं कि इतिहास गवाह है, द्रौपदी के कटाक्ष ने महाभारत की नींव रखी। बिल्कुल सही कहा। इसलिए कभी भी आपकी भाषा में कटाक्ष नहीं होना चाहिए। जी। टॉन्ट मारना कुछ लोगों की एक आदत हो जाती है, और जो बात बात पर टॉन्ट मारते हैं और उन्हें ये पता भी नहीं होता कि सामने वाले की भावना आहत होती है। तो सही में ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये तो देखिए, जो भी ताना मार रहा है कि सामने वाला अगर आहत हो रहा है तो वहीं रुक जाएं, या उसको मीठे बोल बोलकर उसके थोड़ा सा दिल को तसल्ली दे दें। हाँ, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि कोई आहत हो या ना हो, ये जो टॉन्टबाजी करने की आदत है, ये अपने आप में ही बहुत गलत आदत है। बात को सीधे साधे तरीके से कहा जा सकता है, खूबसूरती से वो पेश होती है। बिल्कुल। और देखिए ना मंदाकिनी जी, माँ जब सुनाती है तो वो एक अलग बात होगी। हाँ। माँ अपने बच्चे को सुधारने के लिए कहती है, और क्योंकि सबसे ज्यादा छोटे बच्चे का समय माँ के साथ निकलता है, तो कभी कभी मजाकिया अंदाज में माँ बोल देती है, वो बात अलग है। लेकिन हर वक्त बाहर वाला या कोई, या कभी कभी पिता भी अगर बोल देते हैं ना, तो बच्चों को बुरा लग जाता है। हर वक्त कोई भी इंसान किसी भी जो है ताने से परेशानी होता है, वो कोई भी रिश्ता हो, मैं तो ये समझती हूँ, घर हो या बाहर, दफ्तर हो या समाज, अगर कोई ताना बार बार आपको मारा जाता है तो वो सहन नहीं होता है। बिल्कुल। एक संदेश और आया है मातृभाषा पर। ये कह रहे, माँ रोज सखी सहेली बुद्धि आया, ढूंढो सुट्टो आहे अयो प्रोग्राम, सब सहेलू मस्त आहीन। आप शायद बोल नहीं पाएंगी क्योंकि ये सिंधी में उतना अच्छा हम लिख नहीं पा रहे हैं। अच्छा। वैसे ये लिखा है इन्होंने कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हमारी सखियों के साथ बड़ा प्यारा नाता है और हम रोज सुनते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा लिखा है और आपकी भावना को हमने पहचान लिया है। हो सकता है आपने जो लिखा है हम उसे ढंग से नहीं पढ़ पाए हों, सिंधी भाषा को, लेकिन आपकी जो भावना है वो हम तक पहुँच गई। एक और पढ़ दो जल्दी से। बिल्कुल। हमर भाषा मगही हई, तोहरा सबके और सब सखियन के हमार प्रणाम। क्या बात है, क्या बात है भाई दीपा। अब तो धीरे धीरे बोलना है ना, तेज तेज बोलना है, क्योंकि कार्यक्रम का जो समय है वो बिल्कुल समाप्त हो चला है। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।